Good morning, everyone. Today we are going to study about friction. In the last lecture, we study about force. So let's start. What is friction? Friction is also a type of force. Which type of force? Contact force. What is friction? Friction क्या है? Friction एक contact force है जो अपोज करती है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस जो कांटेक्ट में होते हैं। दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच का जो अपोजिशन है, जो अपोज करेगी, वो क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। इट एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये एक्ट यानी काम करेगी उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के अपोजिट जिस डायरेक्शन में मोशन होगा। जैसे अगर हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी ये। स्लोइंग ऑब्जेक्ट डाउन और प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मूविंग ऑल टुगेदर। ऑब्जेक्ट को स्लो करने में और उसको आगे मूव करने से रोकने में जो हेल्प करता है वो हमारी फ्रिक्शन हेल्प करता है। जैसे हमने किसी बॉल को फेंक दिया तो फेंकने के बाद वो किसी टाइम के बाद जाके रुक जाती है, और वो रुकती किस वजह से है? जो हमारी अर्थ है उसके कांटेक्ट में वो बॉल बार 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 क्या लगाती जा रही है? पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाती जा रही है, और ये फ्रिक्शन फोर्स इसको स्टॉप करने में इसकी हेल्प करता है। फ्रिक्शन हमेशा काम करता है सरफेस के एट द सरफेस वेयर टू ऑब्जेक्ट मीट। जहां दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, फ्रिक्शन सिर्फ वही काम करता है। इट नेवर एक्ट्स थ्रू एम्प्टी सरफेस। जब वो कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज एवरीडे एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन। हमारी लाइफ में कहां कहां पर फ्रिक्शन यूज होता है? हमने एग्जाम्पल पढ़ा था अभी, रोलिंग बॉल। जब बॉल सरफेस के ऊपर रोल कर रही होती है उस टाइम पे अर्थ सरफेस और बॉल के बीच में फ्रिक्शन लगा हुआ होता है। अ रोलिंग बॉल ग्रेजुअली स्लो एंड स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन इट्स सरफेस एंड द ग्राउंड इवन विदाउट एनी विजिबल पुश और पुल। उसके ऊपर हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिखाई देती, उसके बावजूद भी वो रुक जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बॉल एंड सरफेस, अर्थ सरफेस। बाईसाइक्लिंग ब्रेकिंग, बाईसाइकिल के ऊपर जब हम ब्रेक लगाते हैं तो भी टायर और जो अर्थ है, अर्थ सरफेस है, रोड है, उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है। व्हेन यू स्टॉप पेडलिंग, फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द रोड ब्रिंग द बाईसाइकिल टू अ स्मूथ कंट्रोल्ड स्टॉप। जब तुम पैडल लगाना बंद कर देते हो साइकिल पे तो उसके बाद जो अर्थ है और जो व्हील है बाईसाइकिल का, उसके बीच में फ्रिक्शन लगता है और एक टाइम के बाद वो उसको रोक देता है। आइसिंग एंड स्लीपिंग। आइस के ऊपर तुम इजिली चल पाते हो या मुश्किल से चल पाते हो? मुश्किल से ही चल पाते हैं, इसलिए लोग ज्यादातर चलने की बजाय उस पे अपने आप को स्लाइड करवाना पसंद करते हैं। बिकॉज इट इज इजियर टू वॉक। चलने से वहां पर स्लाइड करना इजी रहता है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन वेरी लिटिल होता है, बहुत कम फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से चलना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन इन एक्शन। कैसे काम करता है भाई फ्रिक्शन? व्हेन अ बाईसाइकिल व्हील स्किड्स। जब भी बाईसाइकिल स्किड्स का मतलब क्या हो गया? यहां पर स्लिप होना। फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द रोड पुशेस बैक अगेंस्ट द स्लाइडिंग टायर जनरेटिंग हीट एंड ब्रिंगिंग द व्हील टू अ हेल्ट। क्या कह रहा है कि जब भी हम बाईसाइकिल को रोड के ऊपर चला रहे होते हैं तो वहां पर उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। बट ऐसे केस में जब फ्रिक्शन, जब बाईसाइकिल के जो व्हील्स हैं वो फिसल जाएं या कंट्रोल ना हो, तो वहां पर क्या होगा?
रोड और बाईसाइकिल के व्हील के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। और यहां क्या कह रहा है कि अगर फ्रिक्शन है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा मोशन के। साइकिल आगे की तरफ चल रहा होगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम कर रहा होगा। रोड पुशेस बैक अगेंस्ट द स्लाइडिंग टायर। रोड को क्या किया जा रहा है, पीछे की तरफ धकेला जा रहा है और टायर आगे की तरफ जा रहे हैं। ऐसे केस में क्या होगा, हीट जनरेट होगी और ब्रिंगिंग टू द व्हील टू अ हेल्ट। मतलब क्या है कि जब भी फ्रिक्शन होता है ना, तो दोनों सरफेस के बीच में आपस में रबिंग चलती है और रब करने से हीट जनरेट होती है। तो यहां पर भी क्या बताया गया है कि जब भी साइकिल रोड के ऊपर चल रहा होता है तो सरफेस और व्हील के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से, बार बार रबिंग होने की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं। नेचर ऑफ सरफेस, जिस सरफेस पे हम चल रहे हैं, जिस सरफेस पे हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, वो सरफेस कैसा है। सरफेस तो दो ही तरह का हो सकता है, या तो वो रफ सरफेस होगा या तो वो स्मूथ सरफेस होगा, ठीक है, या तो वो रफ सरफेस होगा या तो वो स्मूथ सरफेस होगा। अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, जैसे मान लिया ये एक रोड है, इसके ऊपर ऐसे 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 ये पीक्स हैं, हम्प्स बोल सकते हैं जिसको हम। यहां पर ऊपर से मान लो शूज की ये वाली पीक्स हैं, और ये क्या करती हैं, जैसे ही हम सरफेस के ऊपर, ये इस सरफेस के ऊपर शूज की ये सोल रखी जाती है, तो क्या होगा, ये इसके अंदर अपने आप को इंटरलॉक कर लेंगे जिससे पकड़ बन जाएगी, और इसकी वजह से हम फिसल नहीं सकते, आसानी से चल सकते हैं। A rough surface have teeny bumps and resids that interlock when they rub together, creating more resistance. Resistance मतलब क्या है, अपोजिशन लगा लो या फिर बाधा लगा लो। स्मूथ और पॉलिश सरफेस अलाउ ऑब्जेक्ट टू ग्लाइड विद फार लेस अपोजिशन। स्मूथ सरफेस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को काफी दूर तक चलने में हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर कोई सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरलॉकिंग ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स ही नहीं लगानी पड़ रही, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या होगा, सरफेस अलाउ कर देगा ऑब्जेक्ट को टू ग्लाइड विद फार लेस अपोजिशन। बिना किसी अपोजिशन के ऑब्जेक्ट काफी दूर तक मूव कर सकता है। ये है नेचर ऑफ सरफेस। नेचर कैसा हो सकता है, रफ हो सकता है और स्मूथ हो सकता है। अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, ये याद रखना है। अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि रफ सरफेस में ऑब्जेक्ट और जो सरफेस है वो इंटरलॉक कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट एंड सरफेस कैन इंटरलॉक, यानी कि अपने एक दूसरे के जो बम्प्स हैं या फिर जो वो ये जो ऊंचा नीचा जो पोर्शन है, ये एक दूसरे की तरफ एक दूसरे में धस जाते हैं और इनके बीच में एक पकड़ बन जाती है। दूसरा फैक्ट क्या है भाई, फोर्स ऑफ कांटेक्ट। यहां पर क्या है, दो चीजें हैं, एक तो है वेट और एक है प्रेशर। एक भी मान सकते हो, देखो समझते हैं कैसे। द ग्रेटर द वेट और प्रेशर, अगर हमने ज्यादा वेट वाली कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा है तो वो फ्रिक्शन ज्यादा ही लगाएगा। और प्रेशर पुशिंग टू सरफेस, और अगर ज्यादा वेट ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा ही होगा, ठीक है। पुशिंग टू सरफेस टुगेदर, द स्ट्रोंगर द फ्रिक्शन। A heavy box is harder to slide across the floor than a little one. यहां क्या बता रहा है कि अगर तुम किसी हैवी बॉक्स को, अगर किसी हैवी बॉक्स को किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करना चाहो तो ये हमारे लिए इजी नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, इसने फ्रिक्शन ज्यादा लगाया हुआ है।
एज कंपेयर टू लाइट वन। अगर हमने लाइट ऑब्जेक्ट, हैवी की बजाय कोई लाइट ऑब्जेक्ट रखा है, वो ऑब्जेक्ट कम फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो उसको स्लाइड करवाना हमारे लिए इजी है। यहां से दो चीजें समझ में आई। अगर नेचर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम है, नेचर सरफेस जो है, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, और अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम है। ठीक है। उसके बाद फोर्स ऑफ कांटेक्ट में क्या सीखा कि वेट ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा ही लगाएगा, प्रेशर ज्यादा है और वेट ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर वेट कम है और प्रेशर कम है। तो वो हमने बॉक्स की हेल्प से समझा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं भाई। यहां तक आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फ्रिक्शन डबल एज्ड सोर्ड, मतलब फ्रिक्शन के हमारे पास दो तरह के इफेक्ट हैं। ये दो तरीके से हमारी जिंदगी में है, हमारी हेल्प भी करता है और हमारा नुकसान भी करता है। और ऐसा होता भी है, हर किसी चीज के नेगेटिव पॉइंट्स तो होते ही हैं, फ्रिक्शन के भी हैं भाई। फ्रिक्शन का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और नेगेटिव इफेक्ट क्या है, पहले पॉजिटिव पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन क्या करता है, हमें वॉक ऑन पावमेंट विदाउट स्लीपिंग, गिव्स अस ट्रांजेक्शन तो नहीं होगा, ये क्या होगा, ट्रैक्शन, ट्रैक बोलते हैं जिसको, मतलब किसी भी ट्रैक पे चलने के लिए पावमेंट, जिसको फुटपाथ बोल देते हैं या रास्ता बोल सकते हो तुम, विदाउट स्लीपिंग, बिना स्लिप किए हमारी वॉक करने में हेल्प करता है। हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन हेल्प अस इन वॉकिंग। अनेबल व्हीकल ब्रेक्स टू स्लो एंड स्टॉप सेफली, मतलब ब्रेक लगाने के बाद व्हीकल को रुकने में और उसको सेफ, अपने आप को सेफ करने में हेल्प करता है। अब ऐसा हो कि व्हीकल चला रहे हैं और ब्रेक लगे ही ना, ब्रेक लगा दे लेकिन ब्रेक लगे ही ना, तो वो हमारे लिए सेफ थोड़ी होगा। अलाउ अस टू ग्रिप ऑब्जेक्ट राइटिंग, होल्डिंग और क्लाइंबिंग, मतलब राइट करने के लिए, किसी चीज को होल्ड करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। रबिंग स्टिक्स टुगेदर जनरेट फायर, सुना भी होगा कि सबसे पहले जो फायर है वो जनरेट हुई थी पत्थर को पत्थर से रगड़ने से, वहां भी फ्रिक्शन ने ही अपना रोल प्ले किया था। पॉजिटिव इफेक्ट ये थे, अब है नेगेटिव इफेक्ट। कोज वियर एंड टीयर ऑन मशीन पार्ट ओवर टाइम, मतलब मशीन बार बार पार्ट एक दूसरे से रब होते हैं तो उसके अंदर फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है और वो उसको मशीन पार्ट को खराब कर देता है। स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट वेस्टिंग काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट हुई है, किसकी वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी उसमें क्रिएट हुई, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका अपोजिट होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रेस्ट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस उसमें हुई है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो जो फ्रिक्शन है ना, वो हम मोशन कर रहे होते हैं, मोशन की वजह से हमारे अंदर एनर्जी है, और फ्रिक्शन का काम ही क्या है, जो मूव कर रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में रखना। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, अपनी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और फ्रिक्शन हमें पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या करता है, फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी को वेस्ट करता है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना हो रही हो, तो वो उस ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करने के लिए भी काम करता है। जनरेट अनवांटेड हीट, मशीन जब हम चलाते हैं तो वहां हमें उसके पार्ट्स के अंदर हीट
प्रोड्यूस हुई मिलती है कुछ टाइम के बाद, जब भी हम मशीन को चला के रोकते हैं तो उस हीट की हमें कोई जरूरत नहीं होती, बट वो फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट हो जाती है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, और वो हीट जनरेट होके क्या करती है, जो पार्ट है मशीन के, उन मशीन पार्ट्स को डैमेज कर देती है। नेक्स्ट इज सरफेस मैटर। बिल्कुल मैटर करता है भाई सरफेस। अगर तुम पानी वाले फर्श पे चलोगे तो चलना मुश्किल होगा, और अगर तुम रोड पे चलोगे तो वो हमारे लिए चलना इजी रहेगा। वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर सरफेस रफ है तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इजी चलना होगा, मतलब चलने के लिए हमारे लिए वो इजी रहेगा। रफ सरफेस प्रोवाइड मोर फ्रिक्शन, मोर ग्रिप, कीपिंग यूर स्टडी। वेट और स्मूथ सरफेस हमें क्या करता है, ड्रास्टिकली रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शंस को बहुत ज्यादा लेवल तक डिक्रीज कर देता है। मेकिंग एवरी स्टेप अ हैजार्ड एंड डिफरेंस इन ऑल इज ऑल इन द टेक्सचर, मतलब हमारे लिए वो मुश्किल पैदा कर देता है, हम इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते वेट या फिर स्मूथ सरफेस पर चलते हुए। Let's move on the next slide. Here are some questions. Let's try to answer them. First is, why is walking on a rough pavement much easier and safer than walking on wet, slippery surface? What role does surface texture play? बहुत बार पढ़ लिया अब तक तो हमने ये। इसमें क्या बताया है, क्या पूछना चाह रहा है कि रफ सरफेस के ऊपर चलना हमारे लिए इजी क्यों है, सेफ क्यों है, एज कंपेयर टू गीले फर्श पे या चिकने फर्श पे चलना हमारे लिए मुश्किल क्यों है। व्हाट रोल डज सरफेस टेक्सचर प्ले, जो सरफेस का टेक्सचर है उसका क्या काम है। जैसे कि हम पढ़ के आए, अगर रफ सरफेस है तो वहां पर कुछ बम्प्स होंगे, और जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी कुछ ऑब्वियस सी बात है, वो होते हैं, बम्प्स होते हैं, और वो एक दूसरे के अंदर क्या कर लिया जाता है, इंटरलॉक कर लिया जाता है। इंटरलॉकिंग की वजह से उनके अंदर फोर्स या मान लो कि एक ग्रिप बन जाती है जिससे चलना इजी रहता है ऑन ए रफ सरफेस एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू इंजीनियर एंड साइंटिस्ट रिड्यूस फ्रिक्शन। कई जगह मशीन के अंदर फ्रिक्शन को रिड्यूस करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो रिड्यूस ना किया जाए तो हो सकता है वो मशीन पार्ट को डैमेज कर दे, या हो सकता है कि वो मशीन की एनर्जी को बहुत ज्यादा वेस्ट कर दे। व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम इन मशीन, व्हीकल एंड एवरीडे डिवाइस। ऐसा क्या करते हैं, तो एक तो वो क्या बोलते हैं उसको, ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट क्या होते हैं, ऑयल्स जैसे जो सब्सटेंस होते हैं वो यूज करते हैं, या इसके साथ बोल सकते हैं हम बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होते हैं, किसी भी दो सरफेस के बीच में बॉल जैसी स्टील की बॉल डाल दी जाती हैं जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है, और जो भी हम प्रॉब्लम फेस करने जा रहे हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू नीड मोर फ्रिक्शन एंड वन वेयर यू नीड लेस फ्रिक्शन एट द सेम टाइम। मतलब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं एक ही टाइम पे जहां पर तुम्हें एक बार तो ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए और एक बार तुम्हें कम फ्रिक्शन चाहिए। क्या, जैसे मशीन पार्ट है, वहां तुम बोल सकते हो कि मशीन पार्ट के अंदर अगर उनको अटैच रखना है तो भाई फ्रिक्शन तो होना जरूरी है, और अगर फ्रिक्शन है तो उसको कम करना भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर मशीन पार्ट बार बार एक दूसरे से रब करेंगे तो वो डैमेज होने का खतरा रहता है भाई। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। रिड्यूस फ्रिक्शन, कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहां पर चार तरीके हैं, लुब्रिकेंट यूज करके, बॉल बियरिंग यूज करके, पॉलिश करके, या फिर स्ट्रीमलाइनिंग शेप यूज करके।
लुब्रिकेंट के अंदर जैसे ऑयल है, ग्रीस है या और कोई लुब्रिकेंट है जो दो सरफेस के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट को प्रिवेंट कर सके, बचा सके, एंड ड्रामेटिकली रिड्यूस फ्रिक्शन इन इंजन्स एंड मशीनरी, मशीन के अंदर फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट इज पॉलिशिंग, यानी सरफेस को स्मूथ कर दे, पॉलिश कर दे तो वो फ्रिक्शंस को रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जैसे ही अगर मान लो हमने ये सरफेस बना दिया रफ सरफेस, अगर इसको बार बार पॉलिश करेंगे तो जो ये इसके बम्स हैं ये घिस घिस के एक प्लेन सरफेस बन जाएगा। जो ये इसके माइक्रोस्कोपिक बम्स हैं वो क्या कर देंगे? फ्रिक्शंस को कम कर देंगे। और यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम मेटल टूल्स टू ग्लास लेंसेज, मतलब लेंसेज बनाने के लिए भी जो फ्रिक्शंस है उसको यूज किया जाता है। बॉल बियरिंग क्या है भाई? बॉल बियरिंग के अंदर अभी हमने बताया कि दो सरफेस के बीच में बॉल जैसे स्टील बॉल्स यूज कर ली जाती हैं, जिससे कांटेक्ट, जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो कम हो जाता है और फ्रिक्शन भी साथ साथ रिड्यूस हो जाता है। स्मॉल स्फेरिकल बॉल प्लेस बिटवीन मूविंग पार्ट्स कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन विच इज मच स्मॉलर फाउंड इन व्हील, फैन एंड मोटर्स। यहां बॉल बियरिंग यूज करके हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में। स्लाइड क्या होता है? जब कोई एक सरफेस किसी दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है, टच में आके चल रहा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस पे ऐसे रोल कर करके चल रहा होता है, बार बार ऐसे, जैसे व्हील, मशीन व्हील है वो रोल करता है। स्ट्रीमलाइन शेप क्या है? सॉरी, स्ट्रीमलाइन शेप, हाँ, स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है भाई? जिसके अंदर जैसे जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो शेप जो होती है, जैसे आगे से नुकीली बना के बीच से मोटी और पीछे से सेम ऐसी, जैसे फिश की शेप होती है, जैसे एरोप्लेन की शेप होती है, ये क्या करती है? कांटेक्ट ऑफ एयर को कम कर देती है। कांटेक्ट ऑफ एयर कम होने की वजह से जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब इसकी टाइप जो ये स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन है ये अभी रहती है, ये हम कल करेंगे। अभी इसको समझ लेते हैं। जो एरोडायनेमिक रिड्यूस एयर फ्रिक्शन इंप्रूविंग स्पीड एंड फ्यूल एफिशिएंसी, जब कांटेक्ट कम हो जाता है तो फ्रिक्शन भी कम हो जाता है, और जिससे हम क्या कर सकते हैं? स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं और साथ साथ फ्यूल की एफिशिएंसी यानी फ्यूल को भी काफी बचत कर सकते हैं। आज यहीं तक करेंगे। फ्रिक्शंस का कुछ पार्ट बचता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट बेल में या नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सो थैंक यू सो मच।